हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट पे सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी भी तैयारी को मतलब जांचने के लिए कि कैसे तैयारी है हमारी, तो सबसे अच्छा तरीका होता है क्या है? प्रैक्टिस सेट। तो इसी क्रम में हम लोग इस एईडीओ के लिए इस वीडियो मतलब इस चैनल पे हम लोग डेली एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये फिलहाल यूथ कंपटीशन का है और इसमें लगभग 25 प्रैक्टिस सेट हैं। ये फाइनल होने के बाद से प्लेटफॉर्म या एडिटेरिया या केजीएस का जो भी मतलब प्रैक्टिस सेट होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जीएस का है, केवल सामान्य अध्ययन का प्रश्न होंगे इसमें। सभी लोग पता होगा कि एडीओ के लिए सामान्य अध्ययन के लिए 100 प्रश्न मतलब एक पेपर जो होगा जीएस का उसमें 100 प्रश्न होंगे जीएस के लिए। तो उसी क्रम में हम लोग जीएस के इसमें केवल प्रश्न देखेंगे। मैथ और रीजनिंग का भी तो प्लस मतलब 150-50 एक पेपर होगा और उसके भी 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग फिलहाल इसमें नहीं, केवल हम लोग इसमें जीएस का ही देखेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो इसी क्रम में हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि ये कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन, मतलब प्राचीन जो कुम्हार स्थल है वो किस आप लोग सभी लोग पता होगा कि तो बुद्ध के समय में 16 मतलब 16 जन बुद्ध के समय में 16 महाजनपद थे। तो उस समय मतलब कौन से महाजनपद से ये कुम्हार स्थल संबंधित है? पाटलिपुत्र से, चंपा से, अंग से या राजगीर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र से। किससे? पाटलिपुत्र से। अर्थात ऑप्शन नंबर ई का क्या हो जाएगा? सॉरी, हम यहाँ बुद्ध बोल दिए हैं, बुद्ध नहीं मतलब एक तरह से कहाँ गया ये? हाँ, उत्तर वैदिक काल के बाद से जो जनपदों का उत्थान हुआ था, मतलब उस समय में 16 जन महाजनपद थे। तो उसी पाटलिपुत्र जो था उसी से संबंधित था। पाटलिपुत्र किससे संबंधित था? ये सॉरी, कुम्हार जो संबंधित था ये पाटलिपुत्र से ही संबंधित था, ठीक। ऑप्शन नंबर ई का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। भारत में क्या दे रहा है कि भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। तो इसमें क्या दे रहा है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 मार्च से 28 फरवरी तक, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 फरवरी से 31 मार्च तक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ऑप्शन नंबर ई का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा अधिकार कब जोड़ा गया? प्रश्न संख्या कौन सा है? 3 है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो देखिए, कह रहा है ऑप्शन देख लें, 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010 या 1 दिसंबर 2010। बहुत लोगों को तो पता होगा कि 2010 में मतलब जोड़ा गया, लेकिन दो मतलब लागू हुआ 10। ये इस जो उसमें दिया है शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा, ये थोड़ा इसमें तो गलत है। मतलब जोड़ा तो गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। किस कौन से संविधान संशोधन? 86वें संशोधन, और 2002 में ही, ठीक है। लेकिन इसको जो लागू किया गया ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अर्थात यहाँ पे होना चाहिए अधिकार कब जोड़ा गया, नहीं कब लागू किया गया होना चाहिए। और लेकिन खैर अब पूछ दिया और ऑप्शन यही दिया है तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352, 370, 71 या 395? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए जो पांचवा ऑप्शन दिया ना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई से एक, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ज्यादातर अब बीपीएससी ऐसे प्रश्न नहीं बना रहा है ऑप्शन ई को लेके। खैर, लेकिन आगे हो सकता है कहीं इसमें डाल भी सकता है। तो खैर देखते हैं अगला इसका क्या कर रहा है। देखिए, पूछा कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो सभी लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है मतलब एक तरह से आपातकाल 3 तरह के होता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल ये है, एक राष्ट्रपति शासन को भी राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत ही लिया जाता है, मतलब राष्ट्रपति शासन ही उसी के अंतर्गत आता है। और एक वित्तीय आपातकाल। तो क्या ना इसमें जो ये है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा। और यही थोड़ा हम लोग वित्तीय आपातकाल देख लें। वित्तीय आपातकाल के लिए होता है क्या? 360 होता है, आर्टिकल 360 होता है। और राष्ट्रपति शासन के लिए क्या होता है? तो राष्ट्रपति शासन के लिए होता है आपका
राष्ट्रपति शासन जब लगता है उसके लिए कौन सा आर्टिकल लगता है? तो 356। क्या? 356 है, ठीक है। ये 3 आर्टिकल हैं, 360, 356 और 352, ये आपातकाल से संबंधित हैं। खैर अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न के 4 कर है, हाँ 4 ही है, ठीक। कि जिस तारा मंडल के तारे, क्या है कि जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, वो क्या है? सप्तऋषि या मृग, वृषि चक्र या वृष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तऋषि। क्या हो जाएगा? सप्तऋषि, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। देखिए सप्तऋषि ना तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं और इनसे, खैर जो अगला प्रश्न देखते हैं, ये तो इसका आंसर सप्तऋषि हो जाएगा। अगला प्रश्न का है प्रश्न संख्या 6 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं भाई? पहला ऑप्शन दिया राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश, या डी में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान, या ई उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले राजस्थान आता है, दूसरा बाद उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, उसके बाद से कौन सा राज्य आता है? चौथे नंबर पर देख लें तो चौथे नंबर पर यूपी आ जाता है। अर्थात चार नंबर तक याद करना बेहद जरूरी होता है, तो चौथे पर यूपी है, ठीक। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का प्रारंभिक इतिहास के पुस्तक को, भारत के प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल, जानकी, आरती मजूमदार, बी एस स्मिथ, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बी एस स्मिथ। और बी एस स्मिथ का पूरा नाम क्या है इसका? इनका पूरा नाम है इनका विंसेंट। पूरा हम लोग नाम लिख देते हैं। इनका पूरा नाम है विंसेंट, विंसेंट है, मैं बोल दे रहा हूँ विंसेंट आर्थर, ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ। और ये क्या ना, ये साम्राज्यवादी, एक तरह से इनके बारे में थोड़ा सा देखें, ये साम्राज्यवादी विचारधारा के प्रभावित इतिहासकार थे। और इनकी जो पहली पुस्तक थी, मतलब इनकी एक और पुस्तक थी जो 1904 में प्रकाशित हुई थी, और ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन इतिहास का, मतलब जो ये भारत का प्रारंभिक इतिहास है, ये 1904 में प्रकाशित हुई। कभी कभी सन भी पूछ लेता है कि किस सन में प्रकाशित हुई थी। ये 1904 में प्रकाशित हुई थी। खैर आगे अगला प्रश्न देखते हैं आप। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला कौन सा उद्योग है? खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, चीनी या निर्माण। इसका सही आंसर हो जाएगा। और नीचे भी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ऐसे उपयुक्त ऑप्शन नंबर 5वां जो ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक में से अधिक, तो ऐसे प्रश्नों के लिए यही होता है। अब देखिए बिहार में प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन है? ये तो किसी भी राज्य में एक कोई उद्योग तो तेजी से विकास नहीं कर, सारे के सारे तरफ कुछ न कुछ विकास करते हैं। चीनी उद्योग भी है, दुग्ध उद्योग भी है, निर्माण भी है, खाद, मतलब पहले की अपेक्षा विकास कर रहे हैं। इसके लिए ही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है ना कि बिहार के राज्य की लगभग जनसंख्या देखा जाए तो 80% जो जनसंख्या होती है ना, किसमें लगी हुई है? ये कृषि में लगी हुई है, कृषि में लगी हुई है। और वर्तमान में बिहार राज्य देखा जाए तो खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी में, चीनी उत्पादन में, विनिर्माण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या कौन सा है? 8 है, नहीं 9 है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि बिहार में गठित बिहार में बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न संख्या 9। तो श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनिस, जीएस लाल, या वहाब अली, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। देखिए 1935 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत देश भर में जो, मतलब देश भर में 1937 में चुनाव हुआ था। एक, हाँ इसका सही आंसर यही होगा, मोहम्मद यूनुस, ठीक है। और ये बिहार के क्या थे पहले, एक तरह से देखा जाए तो, मतलब मोहम्मद यूनुस को ही सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था 1937 के तहत।
और ये बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे, क्योंकि आजादी से पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो पहले एक तरह से कहा जाती है, पहले प्रधानमंत्री भी थे। अगला प्रश्न संख्या 10 का है, पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब हुआ? पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब हुआ? नामकरण कब हुआ भाई? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए कोई विशेष अवसर नहीं था इसके लिए, इसलिए मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन आयोग, चंपारण सत्याग्रह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। ठीक है, भारत, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? बिरसा को, प्रश्न संख्या कौन सा है कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900, या 4 फरवरी 1900? देखिए दोनों के सारे के सारे इसमें क्या है, ऑप्शन गलत है। बिरसा मुंडा को 1 फरवरी 1900 को नहीं पकड़ा गया, ऑप्शन बी भी गलत है। 3 फरवरी को भी नहीं, 4 फरवरी को नहीं। इनको जो पकड़ा गया था 3 मार्च 1990 को। कब? 3 मार्च। देखिए बिरसा मुंडा को बंगाल कहाँ पकड़ा गया था? बंगाल के जामकोपाई वन, बंगाल के, मैं लिख देता हूँ, ये वहां बंगाल में एक है जामकोपाई वन है, वहां से इनको 3 मार्च को कब पकड़ा गया? इनको पकड़ा गया 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को पकड़ा गया, 3 मार्च 1990। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो चिरांद जो है बिहार का, वो कौन सी संस्कृति का भाग है? तो क्या कह रहा है इसमें? पूरा पसाड़िक संस्कृति, मध्य पसाड़िक संस्कृति, नव पसाड़िक संस्कृति, या ताम्र पसाड़िक संस्कृति? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नव पसाड़िक संस्कृति, अर्थात ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो देखिए चिरांद जो है ना, छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित, मतलब सारण जिला में ये स्थित है। तो और ये संबंधित किससे है? तो नव पसाड़िक संस्कृति से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञान दीपक, तो देखिए ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना, अब पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। सालार मसूद गाजी, दरिया साहब, इमाम साहब फकीर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दरिया साहब, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना महान संत जो दरिया साहब ने की थी, और इन्हें दरिया दास या बिहार वाले के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था भाई? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, या दरिया खान वहानी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से भी? इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक जो श्रेय दिया जाता है वो बख्तियार खिलजी को ही जाता है। और ये क्या ना, ये बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति जो मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था, और इसने 12वीं और 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सैनिक, मतलब पूर्वी नदी, पूर्वी क्षेत्र तरफ ये सैनिक मतलब सैन्य अभियान किया था। और इसी ने, आप सभी लोग पता है, नालंदा विश्वविद्यालय, इसी ने मतलब कई विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, और एक कहा जाए तो तुर्क का वास्तविक संस्थापक यही था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित, ये करंट अफेयर से प्रश्न है, हालांकि 2024 का प्रश्न है, और एग्जाम जो सब लोग पता होगा कि फरवरी, मतलब फरवरी तक होने, मतलब जनवरी के बाद ही होगा। ठीक, लास्ट मतलब मिड जनवरी से लेकर फरवरी तक। तो हालांकि मुझे नहीं लग रहा है इतना पुराना करंट अफेयर पूछेगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बेट, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड, या मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, या ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक सदी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से चालित नौका का निर्माण किसने किया था?
तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम, प्रश्न संख्या 17 है, कह रहा है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या कहलाता है? पेप्सिन, पर ऑक्सीडेस, एमाइलेज या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये एमाइलेज हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका। देखिए एमाइलेज ही पहला, मतलब एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है, और ये क्या ना, ये लार युक्त एंजाइम है। क्या है? तो ये लार, सॉरी मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ कौन सा, ये लार युक्त एंजाइम है, और ये मुख में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती है, और ये भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाकर क्या करता है, उसको शर्करा बनाता है। खैर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लीची का खाद्य भाग कौन सा है भाई? लीची का खाद्य भाग क्या कहलाता है? तो देखिए लीची का एक एरिल, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एरिल, थैलमस, बीज कोट या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा एरिल। क्या है? एरिल। और देखिए लीची एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है? तो लीची चाइनेसिस कहलाता है। इसको हम लोग लिखते हैं थोड़ा, LIT, लीची, ये चाइनेसिस होता है, CHINENIS, हाँ चाइनीसिस होता है, चाइनीसिस, ठीक, चाइनेसिस, लीची चाइनेसिस ही होता है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है, और इसका जो खाने वाला भाग होता है एरिल ही होता है। ऑप्शन नंबर सी ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ अन्य फलों को थोड़ा सा हम लोग देख लें। आम का कौन सा भाग खाने लायक होता है? तो आम का जो खाने लायक होता है मध्य फल होता है। क्या होता है? ये कई जगह आप कई बार पहले भी प्रश्न पूछा चुका है, मध्य फल भित्ति कहलाता है, उसको मध्य फल भित्ति कहलाता है आम का जो भाग होता है, ठीक। नारियल का क्या होता है? ये नारियल का भी एक बार पूछा जा चुका है बीपीएससी के, मतलब किसी एग्जाम में। तो ये होता है भ्रूण पोष। नारियल क्या होता है? ये भ्रूण पोष खाने वाला भाग होता है इसका, ठीक। सीधे सीधे ऑप्शन ऐसे ही दिया रहता है कि नारियल का कौन सा भाग खाने वाला होता है, भ्रूण पोष होता है। और सेब का देख लें तो सेब का जो होता है ना, ये मांसल पुष्पासन होता है। सेब का क्या होता है? मांसल पुष्पासन। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं। पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले कौन है? गार्नर, एलार्ड, स्टीवर्ड और सेलिबसबरी, थीमैन और स्कूग या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्नर और एलार्ड। पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने, और किस सन में किया था? ये 1920 में। कब? 1901 में, हाँ। ये 1920 में इसकी खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, स्टोमेटा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है स्टोमेटा प्रतियां, ये कह रहा है स्टोमेटा, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं क्या? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी लोग को पता होगा जो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन किसके माध्यम से लेते हैं? तो पौधों पत्तियों पर छोटे छोटे रंध्र, मतलब छिद्र होते हैं जिसको हम लोग रंध्र भी कहते हैं, उसी के माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। सेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकलियों का अध्ययन, मच्छरों का अध्ययन, काकरोचों का अध्ययन, चमगादड़ का अध्ययन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
छिपकलियों का अध्ययन, सेरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इसी में थोड़ा सा और देख लें क्या दिया है कुछ और, सभी लोगों को पता होगा। और इसी में सांपों का अध्ययन किसका क्या कहलाता है, सांपों का अध्ययन आपियोलॉजी कहलाता है, उभयचर और सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। खैर इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक जीवाणुवीय कोश की प्रत्येक, प्रश्न संख्या 22 है, ये कह रहा है कि यदि एक जीवाणुवीय कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे, 16, 8, 64 या 256। तो देखिए जीवाणिका कोशिका में 15 मिनट में 2 भागों में विभक्त होती है, तो 120 मिनट में जीवाणु कोशिका कितने में विभक्त हो जाएगी, तो लगभग, क्योंकि 2 घंटा दिया ना तो 120 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो 120 मिनट हो जाएगा, तो 120 मिनट में कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा 1 मिनट में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 256। हालांकि ऑप्शन में यही दिया है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है, नाभिक के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, कोशिका भित्ति, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के माध्यम से ही पौधे अर्थात पादप एवं पशु जो कि जंतु कोशिकाओं में अंतर मुख्यतः कोशिका भित्ति के माध्यम से ही स्पष्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोल्ड कंडीशन में स्थित नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है, सैकरिन, सुक्रोज, एस्पार्टेम या एलिटेम, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एस्पार्टेम। ठीक है, ठंडे पेय पदार्थों में कृत्रिम मिठास के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या होता है, तो एस्पार्टेम ही होता है। ठीक है, और ये जो चीनी, और क्या होता है ना, ये चीनी से भी अधिक, आप सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे तो उसमें जो देखते हैं ना शुगर की इतना परसेंट है, वो शुगर जो हम लोग ये सामान्य शुगर लेते हैं वो शुगर नहीं होता है, वो चूंकि मिठास तो उतना ही रहता है, एस्पार्टेम, उसको एस्पार्टेम कहा जाता है, और ये ना चीनी से काफी ज्यादा मीठा होता है। तो खैर एस्पार्टेम, ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 25 की कमरे के ताप पर द्रव में रहने वाला धातु का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 25 है। ठीक है, कमरे पर रहने वाला, कमरे के ताप पर द्रव में स्थित रहने वाला धातु का नाम, पारा, ब्रोमीन, सोडियम, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पारा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो सभी लोगों को पता ही होगा, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोहे का विशुद्धतम रूप क्या होता है, तो देखिए स्टील, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा या पिटवा लोहा। देखिए लोहा एक संक्रमण धातु है, और ये भूगर्भिक तत्वों में लोहे का चौथा स्थान आता है, मतलब भूगर्भिक तत्वों में जो मतलब जो पदार्थ पाए जाते हैं उसमें चौथे स्थान पाता है। और सबसे जो देखा जाए तो पूछा विशुद्धतम, पूछा है विशुद्धतम। तो देखिए प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, और ये पिटवा लोहा क्या होता है ना, पिटवा लोहा जो होता है शुद्ध होता है। एक देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 27 होगा। हाँ, प्रश्न संख्या 27 है और ये भी साइंस से ही प्रश्न है। कह रहा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है भाई, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम मोनोसल्फेट, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 27 का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरान का, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम की। देखिए परमाणु त्रिज्या क्या होती है ना, किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन
मतलब किसी परमाणु के नाभिक से और उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच, मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा उसके कक्षा के बीच की जो दूरी होती है परमाणु त्रिज्या कहलाती है, और ये लिथियम का सबसे बड़ा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से इस गैस का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो इथेन का, एथिलीन का, मेथिलीन का, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन का। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और एथिलीन गैस क्या है, ये रंगहीन गैस होता है, और इसका रासायनिक सूत्र देखें तो C2H4 होता है, C2H4 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? ये उदासीनीकरण, या विघटन, संयोजन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनते हैं, और जिसका हम लोग फार्मूला देख लें, क्या होता है ना, Na, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और इसी के साथ HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो मिलाते हैं और रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl, और साथ में H2O भी बनता है। ठीक है, H2O। तो यही इसका फार्मूला है। खैर, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण कब खो देते हैं भाई? जब पानी में डुबाए जाते हैं, जब तेल में डुबाए जाते हैं, लोहे के टुकड़े को निकट ले जाते हैं, जब गर्म किए जाते हैं। देखिए, ये तो एक तरह से साधारण, बहुत ही साधारण प्रश्न कहा जा सकता है। साधारण मतलब एकदम दैनिक जीवन से संबंधित है। कोई भी आप चुंबक का टुकड़ा टुकड़ा लिए और देखेंगे कभी पानी में डूब जाए तो उसका चुंबकीय गुण नहीं होता है, अर्थात इसलिए मतलब चुंबकीय गुण खत्म नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा आंसर ये नहीं होगा। जब तेल में डूब जाए तो ये भी नहीं होगा, लोहे के टुकड़े को निकट लाया जाए तो ये भी नहीं होगा, जब गर्म किया जाए। तो देखिए, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण गर्म किए जाने पर खो देते हैं। चुंबक को गर्म करने पर चुंबक धीरे धीरे क्या होता है ना, अपनी चुंबकीय शक्ति खोते चला जाता है, और अंततः अपनी ये पूर्णतः चुंबकीय शक्ति क्या करता है, खो देता है। और अब सोचेंगे कि भाई एक बार गर्म कर दिए तो इसका पुनः ठंडा करने के बाद से ये अपनी चुंबकीय शक्ति में आ जाएगा? तो नहीं, एक बार और जो अपनी चुंबकीय शक्ति समाप्त कर दिया, तो ये ठंडा करने के बाद से अपने चुंबकीय शक्ति में नहीं आता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फारेनहाइट मान क्या होगा? तो देखिए, आप सभी लोग पता होगा सेंटीग्रेड से मतलब फारेनहाइट में बदलने के लिए एक फार्मूला होता है, सी माइनस 100, सॉरी अपन C-0 अपन 100, ठीक, और इक्वल F-32 अपन 180। ठीक है। तो अब जो सेंटीग्रेड कितना दिया है, सेंटीग्रेड दिया ना, तो सेंटीग्रेड की जब हम 50 रख दें और नीचे 100 है, ठीक, उसके बाद से F-32, और पूछा क्या हमको, फारेनहाइट तो पूछा ही है, और नीचे क्या है, 180 फार्मूला है। देखिए, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा 1/2 बच जाएगा। ठीक, और F-32 अपान 180। ठीक, अगर जिसको हम लोग साल करें, ये उधर जाएगा, कुल मिला जुला के F-32 बराबर 90 हो जाएगा, क्योंकि ये भी कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक, पूरा इसको हम वगैरह काटना पड़ेगा, कुल मिलाकर और आता है ये क्या, F-32 इक्वल 9, मतलब 90। ठीक, तो F बराबर कितना हो जाता, तो F बराबर हो जाता 122 फारेनहाइट, क्योंकि 32 ये माइनस में इधर जाता तो प्लस हो जाता 122 फारेनहाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया भी है 122 फारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो देखिए, इसी फार्मूला पे वो भी लगेगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 104 फारेनहाइट, 110 डिग्री फारेनहाइट, या 102 डिग्री फारेनहाइट, या 75 डिग्री फारेनहाइट। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, उसी फार्मूले पे ये भी लगेगा, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, 104 फारेनहाइट आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग उसी फार्मूले पे एक बार रख के सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संघनन क्या है?
संघनन क्या है? गैस का ठोस में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, या उष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन। उष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक में अधिक। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका जो होगा, एक मिनट, इसका ना सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। संघनन क्या होता है? वाष्प का, और इसी क्रिया के द्वारा बारिश भी होती है। तो बारिश जब ऊपर जाता है वाष्प में रहता है, और जब ठंडी होता है तो सीधे द्रव में परिवर्तन हो जाता है, और वही संघनन कहलाता है। और अगला प्रश्न है, सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है भाई कहाँ? सोनार तकनीकी का कहाँ प्रयोग होता है? दिया क्या? पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। आगे अगला ऑप्शन में दिया है, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब ई ऑप्शन दिया उपयुक्त में से एक से नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसमें ध्वनि संचरण का उपयोग पानी की सतह पर या उसके नीचे वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। और ये सोनार क्या है ना, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह और अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करता है, और ये तरंगे समुद्र तल पर या समुद्र में कहीं भी वस्तु तक पहुंचे और मतलब उससे टकरा, कोई कोई किसी भी वस्तु को पता लगाना हो, तो जहां पहुंचेंगे उससे टकरा कर पुनः मतलब टकरा कर पुनः जहां से छोड़ा गया वहां आ जाती हैं। और इसका उपयोग देखा जाए तो पहाड़ियों के नीचे, मतलब समुद्र के नीचे, पानी के नीचे पहाड़ियां, पनडुब्बियां, घाटियों, हिमखंडों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई? चुंबकीय अदिश राशि है, सदिश राशि है, आयाम रहित राशि, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है कर देखा जाए तो ये सदिश राशि है। आप सभी लोगों को पता होगा कि चुंबकीय मतलब सदिश राशियां वो कौन सी हैं? तो देखिए वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा होने, मतलब दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, वो सदिश राशियां ही कहलाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन सही आंसर होगा बी होगा। अगला प्रश्न है कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, हाँ ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। देखिए हवा में हवा में नमी जिसे आर्द्रता भी कहते हैं, तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, जिसको हिंदी में आर्द्रता मापी भी कहते हैं, प्रयोग किया जाता है। और यहीं पे दिया है हाइड्रोमीटर। तो देखिए हाइड्रोमीटर क्या है ना, किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है, किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यही एरोमीटर दिया है, तो एरोमीटर वायु या अन्य गैसों का वजन एवं घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर निर्भर है। देखिए खैर अभी देखते हैं। ये कह रहा है बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक, डी इनमें से डी है इनमें से सभी, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए हरित क्रांति की सफलता किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं था, ये कई आयामों पर निर्भर हुआ, जिसमें यही है बीज की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? बिहार राज्य की, ये जनगणना से संबंधित है। कह रहा है कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक को ज्यादा हिंदी कर दिया इसमें, ये होता है शिशु मृत्यु, जिसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं हम लोग। शिशु, ये मृत्यु दर ही होता है, ठीक है, मरणांक में लिख दिया है। ठीक, तो पूछा है कितना है, तो झारखंड से अधिक है, झारखंड के बराबर है, झारखंड से कम है, या अखिल भारतीय स्तर पे है। तो देखिए इस तुलना करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना कि झारखंड कितना है भाई। तो 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 2020 में बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 27 था। बिहार का कितना था? 27 था। और
पूरे भारत का देखा जाए तो पूरे भारत का 58 था, लेकिन 58 से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पूछा है बिहार राज्य से। ठीक है, तो अब बिहार में 2006-7 में, एक मिनट, बिहार में कब हुआ था भाई, कोई नहीं, कुछ भी हो, इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड से कम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब बिहार का शिशु मृत्यु दर 27 ही है। अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? तो कह रहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुशील मोदी के द्वारा। देखिए, बिहार के इतिहास में सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष कब? तो 2006-7 में। कब? 2006 और 7 में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण, उस समय उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री कौन थे? तो सुशील मोदी थे, और उन्हीं के द्वारा ये बिल पेश किया, मतलब उन्हीं के द्वारा ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रोलिंग, प्रश्न संख्या 41 है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा, या उपयुक्त में से एक कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, गुरनार मंडल द्वारा, मतलब ये एक प्रश्न पूछा है रोलिंग प्लान किसकी उपज थी? तो ये गुरनार मंडल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान अथवा चल योजना इसको भी कहते हैं, और ये प्रथम बार मतलब ये प्रथम बार जनता सरकार के द्वारा कब लागू किया गया? ये 1978 में लाया गया इसको, 1978 में लागू की गई, और यह एक वर्षीय योजना थी, और ये पंचवर्षीय योजना तथा, मतलब कहने मतलब ये एक वर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न है, गरीबी का अंतर दर्शाता है, प्रश्न संख्या 42, गरीबी का अंतर दर्शाता है विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच बुनियादी सुविधाओं में अंतर, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों के वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर, या विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे। गरीबी का मतलब नीचे रहने वाले सभी लोगों को वास्तविक आय स्तर का नीचे, मतलब स्तर के बीच का अंतर होता है। और गरीबी क्या होता है ना, गरीबी का अंतर किसी देश में गरीबी की तीव्रता को दर्शाता है, जो गरीबी रेखा से कुल जनसंख्या के औसत की कमी को दर्शाता है। तो खैर, इसका ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 43 कर रहा है कि नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स एमपीआई सबसे निम्न था? हालांकि 2021-22 का प्रश्न है, लेकिन पूछ सकता है। इसका सही उत्तर था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और आगे बाकी ऑप्शन आगे दिया होगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय और बिहार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए, नीति आयोग के अनुसार 2021-22 में बिहार की स्थिति मल्टी डायमेंशन पावर्टी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हम इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिहार, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए कह रहा है एनएसएसओ द्वारा समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है, और इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पूछा है कौन सा सत्य नहीं, इस बात को बड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें ए बी सी डी ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है? सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात सभी के सभी क्या है? सत्य है। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, यदि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए किसको? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, या भारत के राष्ट्रपति को, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये उपाध्यक्ष को। किसी राज्य के विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं,
वो अपना जो त्याग पत्र होता है ना उपाध्यक्ष को ही प्रदान करते हैं, और उपाध्यक्ष किसको प्रदान करते हैं, ये स्पीकर को प्रदान करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, ऑप्शन क्या दे रहा है इसमें, 20 होती है, 40, 30 या 96। इसका सही आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी। देखिए विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है, और विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के तिहाई, मतलब एक तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी रखा गया है। तो एक बात ये भी रखे, किसी भी राज्य में 40 से कम विधान परिषद की संख्या भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या सांसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। देखिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और ये अनुच्छेद 217, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो देखिए भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था को भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, और संसदीय प्रणाली में क्या होता है ना, विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग होना, इसमें अलग अलग होना इसमें संभव नहीं होता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करती है, और सरकार का कोई भी अंग निरंकुश न हो जाए, इसलिए संविधान में रोकथाम, क्या कहते हैं इसको, रोकथाम, रोकथाम की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाजुला के इसके कई ऑप्शन सही हैं, इसलिए उपयुक्त में से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक की वजह से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है भाई। भारत के राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करते हैं वो कौन सी शक्ति है, विधायी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है, अर्ध न्यायिक शक्ति या न्यायिक शक्ति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विधायी शक्ति, ऐसा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का और किस अंग के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल होता है, तो वो 123 के अंतर्गत ये अध्यादेश जारी करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है कि संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह सार्वजनिक हित में हो, राष्ट्रीय हित में हो। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय हित, केंद्रीय हित में, क्षेत्रीय हित में, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ऐसे ही प्रश्नों में खैर वो तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 249 कौन सा, 249 ठीक है, 249 के अनुसार जब राज्यसभा ने इस आशय का संकल्प 2/3 बहुमत से पारित किया हो कि राष्ट्रीय हित में ऐसा कानून आवश्यक है, तब संसद क्या करती है, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही। अगला जो 50 प्रश्न होगा हम लोग दूसरे भाग में देख लेंगे इसको। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।